नई शुरुआत, नई मैं। आज मेरा नया जन्म हुआ है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं एक खुशमिजाज, जिंदा-दिल लड़की कब इतनी निराशावादी और असुरक्षित हो गई, पता ही नहीं चला। मैंने तो उसे हमेशा प्यार किया था और अपने रिश्ते को सँभालने की पूरी कोशिश की। पर अब लगता है कि मैं रिश्ता सँभाल नहीं रही थी, बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी। रिश्ता तो कभी था ही नहीं, प्यार तो कभी था ही नहीं। जो कुछ भी था बस स्वार्थ था, उसका स्वार्थ जो मुझे ऐसा घाव दे गया जिसके निशान मेरे मन और शरीर पर दोनों पर रहेंगे, हमेशा-हमेशा के लिए। अभी मैंने स्नातक किया ही था कि मेरी शादी की बात चलने लगी। रिश्ते की एक मौसी ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेजा कि माता-पिता मना कर ही नहीं सके। वह मुझे देखने आया तो मुझे दिल से डर के साथ-साथ एक गुदगुदी सी हुई। हमें कुछ देर एक-दूसरे के साथ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। रवि, हाय कैसी हो? मैं, जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? रवि, कुछ देर पहले तक तो ठीक था, पर लगता है एक दीवाना हो चुका हूँ तुम्हारा। ना चाहते हुए भी मुझे हँसी आ गई, मैं खुद को रोक नहीं सकी। रवि, कितनी सुंदर हँसी है तुम्हारी, कॉलेज के लड़के तो इस हँसी पर जान दे देते होंगे। मैं, मुझे क्या पता। मैंने कंधे ऊँचा कर कहा। रवि, उफ़ ये सादगी, मैं तो फ़िदा हो गया। लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे, हमारे परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। सो अनन-फानन 1 महीने के भीतर ही ससुराल पहुँच गई। दिन भर की थकान से कब सो गई पता ही नहीं चला। रात में रवि ने झकझोर कर उठाया, रवि आज हमारी सुहागरात है और तुम सो रही हो? क्या आपके कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछुड़ने का गम खाए जा रहा है क्या? चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा। उसने हँसकर कहा, पर यह मज़ाक मुझे भेद गया। मैंने कहा, ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। मैंने गुस्से से कहा, रवि, इम्पॉसिबल, आजकल तो खूबसूरत से बदसूरत लड़की का चक्कर चल रहा है। फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो तुम तो एजुकेशनल कॉलेज में पढ़ी हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती ना रही हो। कोई बात नहीं, पति और पत्नी के बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। मेरी भी कुछ गर्लफ्रेंड थी, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ और तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बताओ, ताकि कभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे या तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल ना कर सके। मैं मैं आप बार-बार वही बात दोहराते रहे। मैंने कहा ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। रवि, अच्छा बाबा, सॉरी। तुम सती सावित्री हो, पर मैं तो सत्यवान नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा। उसने मुझे गले लगा लिया और कुछ प्यार भरे बातों की, जिससे मेरा गुस्सा ज़्यादा रहा। शादी के 1 महीने बाद मैं पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। शुरू-शुरू में इस तरह के ताने सुनकर लगता कि ये सामान्य बात है। शायद सभी पति अपने पत्नी के पुराने आशिकों को लेकर इनसिक्योर होते हैं। पर फिर धीरे-धीरे, रवि, तुम इस उसी समय छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाती हो जब सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला लड़का पढ़ाई करने छत पर जाता है? मैं, रवि, वो सुबह से शाम तक छत पर ही टहल-टहल कर पढ़ता है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो मुझसे 5 साल छोटा है। रवि, तो तुम्हें उसकी उम्र भी पता है, यानी कि तुम मोहल्ले वालों से बात करती हो, मेरे मना करने के बावजूद। और तुम्हें तो छोटे लड़के ही पसंद है ना? मैं क्या, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रवि, जाने दो, मेरा मुँह मत खुलवाओ। मैं, नहीं, प्लीज़ मुँह खोल दो अपना। मैं भी तो सुनूँ, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें घर कर गई? रवि, तुम्हारे मायके में भी तो आता है एक, मैं, संतोष। वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ। रवि, जरूर, जरूर ऐसा मुंह बोले भाई बहन देखे हैं मैंने। उसने मुझे झिड़क कर कहा। बात आगे न बढ़ाने के उद्देश्य से मैं हमेशा चुप हो जाती और शायद मेरी चुप्पी ही उसे मेरी स्वीकृति लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उसे यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। मैं अपने घर जाती तो वो वहां से भी मुझे कठपुतली की तरह नचाता। रवि, कहाँ हो? मैं घर पर। रवि, आवाज तो गाड़ियों की आ रही है। क्या तुम कहीं घूमने निकली हो? अपने आशिकों से मिलने गई होगी। मैं, मेरा घर सड़क के किनारे है, यह गाड़ियों की आवाज नहीं तो क्या सुनाई देगा? रवि, यार तुम तो बुरा मान जाती हो, मैं बस मजाक करता हूँ। अच्छा, घर पर हो तो सासू माँ से बात करा दो। मैं जानती थी वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए माँ से बात करना चाहता है कि मैं दिन भर कहीं
गई तो नहीं, मेरी भोली माँ उसे बता देती कि मुझसे मिलने संतोष आया, या मैं अपने घर के बगल में रहने वाली फ्रेंड के घर गई और बातें दिन रात मुझे सुनाई जाती। मैं मायके जाने से डरने लगी। मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए जाते और रिकॉर्ड किए जाते थे। अड़ोस-पड़ोस की औरतों से भी बात करने की मनाही थी। अव्वल तो मायके जाने नहीं मिलता, या जाती भी तो पति के साथ जाओ और उसी के साथ वापस आओ। मैंने अब जब रवि से कहा कि मैं अभी बच्चा सँभालने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए माँ नहीं बनना चाहती, तो इस बात के लिए उसने मेरी माँ, मेरी चाची और मेरी मामी सबको फ़ोन मिला डाला। रवि, माँ जी आप ही बताइए क्या है, मैं आपको इतना निकम्मा लगता हूँ कि अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता? मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे परिवार वाले भी बच्चे का मुँह देखने के लिए तरस रहे हैं। आखिर घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये कहती है कि मैं माँ नहीं बनना चाहती। कहीं मैं अपने घर वालों को क्या बता दूँ? तो हड़कंप मच जाए। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के विषय में कोई भी गलत धारणा बने, इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। वो हमेशा मुझे दोषी ठहराकर खुद मासूम बन जाता। मेरी माँ, मौसी और चाची सबने मिलकर मुझे यह सलाह दी कि पहले बच्चे को लेकर ससुराल में सभी को बहुत आशाएँ होंगी, उन्हें मत तोड़ो, और आखिर में बहुत आशाएँ होंगी, उन्हें मत तोड़ो, और आखिर में गर्भवती भी हो गई। यूँ तो मेरी सास कभी मुझे फ़ोन नहीं करती थी, पर जब भी करती तो बस यही ताना मारती कि मैंने उनका बेटा उससे छीन लिया। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा कैसे और कब किया। उस दिन पड़ोस के एक भली औरत जो कभी-कभी मुझसे हालचाल ले लिया करती थी, वह मेरे घर आ गई। सीमा भाभी, अरे सुनीता तेरा कौन सा महीना चल रहा है? मैं, छठा। भाभी, अच्छा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रवि, तो अक्सर घर पर रहता नहीं, ऐसे में कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। अपने आप को बहुत ही अच्छा है। रवि का नेचर तो बहुत ही अच्छा है, वह तो मुझे भाभी बोलता है और बड़े प्रेम से आता है, वरना यहाँ दिल्ली में किसके पास किसी को हंसकर बात करने के लिए फुर्सत है। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। रवि, सुनीता, आज कोई आया था क्या? सिंक में पड़े चाय नाश्ते के कप प्लेटों को देखते हुए रवि ने पूछा। मैं, हाँ, हाँ, बगल की सीमा भाभी आई थी। रवि, क्यों? तुमसे मना किया था ना कि दिल्ली के लोग बहुत धूर्त और चालाक होते हैं। ये सब औरतें दुष्ट, चरित्रहीन और मूर्ख हैं, इनसे दूर रहो। और उस सीमा का तो पड़ोस में रहने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही उसे घर बुला लेती है, और फिर मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी बताया था कि वो मुझे भी लाइन मारती है, फिर भी तुमने उसके जैसी औरत के घर में बुलाकर चाय नाश्ता कराया। मैं, पर वो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और मुझे प्रेग्नेंट देखकर कह रही थी कि कोई जरूरत हो तो बताना। रवि, अच्छा, मेरी तारीफ तो करेगी ही, मुझे फंसाना जो है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई आ जाए तो क्या भगा दूं? रवि, हाँ बिल्कुल भगा दो। तुम्हारा पति मैं हूँ, वो नहीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से फालतू मेल-जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की औरतें सब शराबी और बदचलन हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली-भाली पत्नी भी उनके रंग में रंग जाए। सुनीता, तुम बहुत सीधी और भोली हो। तुम्हें मैं दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ी शक्ति बरतता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद वो औरत आए तो बाहर से ही उसे हालचाल देकर कोई बहाना बनाकर बाहर से ही भगा देना। यह कहकर उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया और माथे पर चुंबन दिया। जब मैं तर्क देती तो वो मुझे इसी तरह निरस्त कर देता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो नाराज ना हो, दुखी ना हो और परेशान ना हो। मेरी माँ भी मुझे फ़ोन करती तो मैं गिनी-चुनी बात करके फ़ोन जल्दी से जल्दी रख देती। सीमा भाभी को भी मैंने बाहर से ही टरकाना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने भी हार मान ली और मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा 8वाँ महीना चल रहा था। एक दिन घर की डोरबेल बजी। ये रवि के आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं सीमा भाभी तो नहीं। दरवाजा खोलते ही एक जाने-पहचाने चेहरा दिखा, पर कुछ याद नहीं आया कि ये कौन है। अरे सुनीता, मैं छाया, तेरा बचपन का फ्रेंड, भूल गई या मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई? उसने उसी चिरपरिचित अंदाज में मटक कर कहा। छाया मेरे बचपन की सहेली थी। हम एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़े थे। हमारे घर पर भी आसपास ही थे। हमारा बचपन और किशोरावस्था एक दूसरे के
घरों में ही बीता है। उसे देखकर उसे गले लगाने की तेज इच्छा हुई, पर औपचारिक मुस्कान देकर मैंने डरते हुए उसे भीतर आने के लिए रास्ता दिया। छाया, वाह यार, यार घर तो बहुत बढ़िया है तेरा, पति खूब कमाता होगा, वरना दिल्ली शहर में अपना घर होना कोई छोटी बात नहीं है। मैं और कैसी है? तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं जल्दी उसे टरकाना चाहती थी। छाया, क्या यार, क्या हम इतने दूर हो गए हैं कि तू मुझे मेहमान की तरह चाय नाश्ता कराएगी? मैं खुद बना लूंगी, तू तो यहाँ बैठ मेरे पास। छाया ने मुझे खींचा और सोफे पर पसर गई। वो मुझे अपने दिल्ली शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। छाया, सुनीता, क्या बात है? छाया ने मेरा उड़ा रंग देख कर कहा। मैं कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैंने साफ झूठ बोला। छाया ने मुझे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुझे लगता है कि तू बच जाएगी, पर तू नहीं जानती, तू कांप रही है। ये एंजाइटी के लक्षण है। मैं साइकोलॉजिस्ट की बेटी हूँ, भूल गई? पापा ने यहीं एक क्लिनिक शुरू किया है, मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पहले भी तेरे दिल में झांक सकती थी तुझे पढ़ने के लिए। मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं। मेरा रोका हुआ बांध टूट गया और मैंने बेध्यानी में उसे सब कुछ बता दिया। छाया, ये लोग परजीवी की तरह होते हैं जो दूसरों को खून चूस कर जीते हैं। हैरी पॉटर याद है ना? हम दोनों साथ ही देखने गए थे। उसमें डेमेंटर्स या दमापिशाच की तरह ये लोग भी जब तक हमारे आसपास रहते हैं हमारी सारी खुशियां चूसते रहते हैं और बस दुख भरी यादें ही हमारे पास रह जाती है। पर दम पिशाच जब आपके आसपास ना हो तो आप बेहतर फील करते हैं, जबकि नॉर्सिसिस्ट तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी खुशियां चूस सकते हैं। तेरी माँ को कुछ शक था, इसीलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरा पता मुझे दिया और कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिल आया करूं। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी भी समय है। क्या तू इसे इस माहौल में जन्म देगी? मैंने ऐसी लोगों के करीब से देखा है, एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा। जब कभी तू इनसे दूर जाना चाहेगी तब समाज में तुझे दूसरी औरतें तुझे यकीन दिलाएंगी कि बेटा अपने बच्चे का मुंह देखकर जी। जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तो तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यकीन मान, तू इंतजार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चों में उनकी माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का यही समय है। कम से कम तू अपने बच्चों की नजरों में तो नहीं गिरेगी। मैं क्या करूं? मैं फट पड़ी। छाया, कड़े फैसले लेने होंगे। तू अपने पति को पत्नी नहीं बल्कि उसका भोजन है। वह वैम्पायर की तरह तेरे खून पर जी रहा है। तुझे खुद को मजबूत करना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। इस नरक से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ है। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूंगी। वो तुझे धमकियां देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर वो खुद बहुत कमजोर है। यकीन मान, तेरा डर ही तो उसे ताकत दे रहा है, वरना वह किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। छाया ने बहुत देर तक मुझे नर्सिस्ट की कहानियां सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहां से चली गई। उसके बाद शुरू हुआ मेरे और मेरे परिवार के लिए भयंकर त्रसदी का दौर। वो दिन भर मेरे घर वालों को और मुझे धमकियां देता। इस बीच मैं एक बच्ची की माँ भी बन गई। मैंने उसका फोन ब्लॉक पर लगाया, पर छाया ने हटवा दिया, यह कहकर कि उसकी धमकियां कोर्ट में उसके खिलाफ काम आएगी। रवि, मैं तेरे जैसे छिनाल और उसकी नाजायज औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं नौकरी छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा, ना कमाऊंगा ना काम करूंगा, फिर तू कैसे मुझसे कन्फेशन ले सकेगी? मुझे कन्फेशन नहीं चाहिए। मैं म्यूचुअल इंस्पिरेशन के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूंगी। रवि, तू और तेरी बेटी दोनों छिनाल करके पेट पालेंगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्गति होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नजर से ही देखेंगे और बड़े होते होते वो भी तेरी तरह छिनाल बन चुकी होगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना कई पति
अपने पत्नियों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। हो सकता है मैंने कभी-कभी तुमसे सख्ती बरती हो, पर मैं माफ़ी माँगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी भी बच्ची है, उसे अपने पिता का प्यार मिलना ही चाहिए। मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूँगा। ये वो अचानक गरम और अचानक नरम हो जाता। ऐसे रोने लगता कि पत्थर भी पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघली। मैं अभी कुछ देर पहले ही तुमने उसे नाजायज़ पुकारा था। इतना सुनते ही वो अपनी लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मेरी ना बर्दाश्त नहीं होती। रवि चीखता रहा और मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया। फ़ोन मैं नहीं काटी थी क्योंकि छाया के अनुसार उसकी धमकियाँ कोर्ट में हमारे फ़ेवर में काम आएगी। आज तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। तो दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।